यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिल्व विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भोरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का डिस्कशन। बेसिकली याद रखिएगा, डेट हो चुकी है आज 29 ऑफ दिसंबर। दैट मीन्स कि 2025 को खत्म होने में आप मात्र इस दिवस को भी यदि हम मिला लेते हैं तो 3 दिवस शेष हैं। 3 दिन हम दूर हैं 2026 से। मैं बार बार आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आपने 2025 में क्या पाया, क्या खोया, क्या ऐसा किया जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, प्रॉफिटेबल था, और क्या आपको ऐसा नहीं करना था जो आपने 2025 में किया। दैट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को आप लेकर चलें ताकि आने वाले सालों में, आने वाले ईयर में, बेसिकली 2026 में आप उन्हीं सेम मिस्टेक्स को ना दोहराएं। चूंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इसीलिए मैं एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करूंगा कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट होते हुए आपको डिसिप्लिन में रहना, नियम कानून कायदे में रहना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अपने आप को डिसिप्लिन में रहना और साथ में अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि मान लीजिए 2025 में आपने ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था तो 2026 में इसको करने का ट्राई करें। बिकॉज ऑफ कि समय रेत है और ये हमारे हाथ से निकल जाता है। मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताऊंगा, फिर मैं अपना जो सेशन है ये स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअली में सैटरडे एंड संडे, ठीक है, ये 2 दिन, जैसे सैटरडे को मैं ऑफिस से निकल गया था 2 बजे, यानी कि 2 बजे के बाद मैं खाली था। आफ्टर दैट संडे आया, संडे को मैं खाली था। मैंने इस दिन सोचा था कि यार कुछ अच्छा करूंगा, बट मैं यहां पर बता दूं कि मैं फेल हुआ बिकॉज ऑफ कि मैंने सैटरडे का पूरा पूरा दिन कैसे निकाला ये मुझे ही नहीं मालूम चला। ठीक है, यानी कि मुझे उसका जो फ्रूटफुल यूज करना चाहिए था ये मैं नहीं कर पाया। तो ये मुझे पता है ना कि यहां पर मैं फेल हुआ। तो ऐसे ही याद रखो कि पूरे साल का आप डेटा निकालो और पूरे साल में आपने क्या क्या किया है और क्या क्या ऐसा किया है जो नहीं करना था। ठीक, बेफितूल का है वो, ठीक है, जिसने आपका जो टाइम है ये खा गया। ऐसी सभी चीजों को नोटिस करना, ये मैं बार बार नोटिस करने इसलिए बोल रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में आप इन चीजों को दोबारा से ना दोहराएं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको अलर्ट करती हैं, आगाह करती हैं। आफ्टर दैट आगे आते हैं। देखिएगा, ये है हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। और यदि बेसिकली हम देखें तो मैं बताता हूं कि जो फ्रंट पे न्यूज आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं ये भी बताता हूं कि यदि ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है तो ये इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज याद रखना कि इसका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे लिए किसी भी सिनेरियो का नहीं है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र हुआ है, एसआईआर, जिसके बारे में जानते हैं। अभी आप देखोगे कि मल्टीपल स्टेट्स में जो एसआईआर का ड्राफ्ट रूल है ये रिलीज कर दिया गया है। आप में से कई लोग इसको ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे। इसी को लेकर जो बंगाल वाला एरिया है वहां पर डिस्प्यूट हुआ है कि भाई यहां पर अनऑथराइज तरीके से जो यहाँ के वोटर्स थे उनके नाम काट दिए गए हैं। ये पूरा पूरा एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स के से रिलेटेड भी हो जाता है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है वो है एसआईआर, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई एसआईआर फिर से चर्चा में क्यों आ रहा है। एक तो हमने डिस्कस किया था कब, नवंबर के आसपास, और अभी ये फिर से चला आ रहा है। अभी फिर से डिस्कस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कि बंगाल में इसको लेकर पॉलिटिक्स छिड़ गई है और बंगाल में यदि आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि भाई ये अनऑथराइज तरीके से जो वोटर्स के नाम है ये कट हो रहे हैं इससे। दैट इज वाई ये चर्चा में है। दूसरी बात, यदि आप देखो तो ये वाली न्यूज मुझे पहले लग रहा था कि मैं इसको कवर कराऊं, बट याद रखना कि मैंने इसको फिर नहीं हाथ लगाया बिकॉज ऑफ कि ये पीछे आप देखोगे ताजमहल है, सामने फॉग है। इस न्यूज में बेसिकली यही बताया गया है कि ताजमहल को चारों ओर से घेर लिया है फॉग ने। हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, आगरा और साथ में दिल्ली के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये बट ऑब्वियस सी बात है कि कम है। तो दिल्ली में जो भी इंसिडेंट होता है उसका असर, जो भी एक्टिविटी होती है उसका असर आपको वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा। तो भाई आगरा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसके कारण ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका क्या ही यूपीएससी सिनेरियो होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसे न्यूज़ को आप छोड़ दिया करो। यदि पढ़ना ही है तो टोटल मिलाकर एक बार पढ़ लो कि हार्ड टू स्पॉट द ताजमहल इन आगरा वाज shrouded in a certain of fog on Sunday in the middle of the holiday season. Poor air quality
continues to trouble parts of northern India with the national capital recording very poor air on Sunday with an overall AQI reading of 390। बात समझे, हमें पता ही है कि भाई दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ये एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, यानी कि बुरा नहीं है, बुरे में भी जो बुरा हो सकता है उतना है। और दिल्ली जो पूरा पूरा एनसीआर वाला रीजन है, ठीक है, जिसमें हरियाणा भी आता है, जिसमें यूपी भी आता है, राजस्थान भी आता है, एज वेल एज यदि आप देखें हाँ हरियाणा, ये सभी स्टेट को शामिल यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर भी AQI उतनी कोई खास नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि भाई आगरा का नाम यहाँ पर इसलिए उठ रहा है बिकॉज ऑफ कि आगरा हेरिटेज साइट में काउंट की जाती है, यानी कि वर्ल्ड का एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र है ये, विश्व के 7 अजूबे, ठीक है, इनमें काउंट किया जाता है, दैट इज वाई आगरा का नाम है। नहीं तो मैं आपको सही बताऊं कि मैं सुबह सुबह आया हूं यहाँ पर क्लास लेने के लिए 9 बजे, तो 9 बजे का मतलब है कि एक बार जब हमारी क्लास रुकी थी, ठीक है, ये दोबारा से मैं ले रहा हूँ, तो जब मैं आया था तो उस टाइम मेरी विजिबिलिटी इतनी थी कि मैं यहाँ से कैमरे जितनी दूरी पर नहीं देख पा रहा था। बात समझ में आई, यानी कि 7 फीट 8 फीट की दूरी पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो दिल्ली का नाम बार बार इसलिए चर्चा में आता है बिकॉज ऑफ दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, और नेशनल कैपिटल होने पर अब उसको स्वच्छ रखना, उसका जो वायु है इसको स्वच्छ रखना ताकि मानव वहां पर अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई एनसीआर और एनसीआर के नियर बाय के जितने भी रीजन्स हैं उनका नाम आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर ऑल थोड़ा सा हम आगे आते हैं, और यहीं पर जब आप आगे देखेंगे तो आपको ये बात पता होगी कि अभी से कुछ समय पहले जो एयरलाइंस को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और इसके चर्चा में होने का मेन कारण क्या था, भाई बहुत सी जो एयरलाइंस हैं इंडिगो की खासकर ये खड़ी हो गई थी, ठीक है। और खड़ी क्यों हो गई थी, क्योंकि यहाँ के जो पायलट हैं और साथ में जो अदर क्रू मेंबर्स हैं इन्होंने जाना छोड़ दिया था, कह रहे थे यानी कि इनके राइट को लेकर कुछ बात थी, इनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट हुआ था, और इसका असर ये देखने के लिए मिला था कि थाउजेंड ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी एक एक दिन में, 600 700 इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। थाउजेंड ऑफ तो ज्यादा हो गया, हंड्रेड्स ऑफ जो फ्लाइट्स हैं ये कैंसिल हो रही थी। अलग कई लोगों की उड़ानें रद्द हुई, कई लोग अपने जो गंतव्य स्थान था यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, कई लोगों के काम अटक गए, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि DGCA एक संस्था है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसको कहा जाता है, DGCA। इन्होंने कहा है कि भाई लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के कारण जो एयरलाइंस है यहाँ पर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन या फिर लॉ एंड रेगुलेशंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अच्छे से नहीं हो पाता है, और इसी कारण से आपको कई प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। कहाँ पर, एयरलाइंस में। इसको लेकर ये पूरा पूरा मामला छिड़ा हुआ है, यानी कि आ सर्कुलर टू स्टेक होल्डर रेगुलेटर फ्लॉग पोटेंशियल रिस्क टू एविएशन सेफ्टी ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वेस्टिक लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन कंप्लाइंग विथ गाइडलाइंस। क्या मतलब है इसका, तो सबसे पहले तो ये समझो कि भारत में ना 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और ये 3 सेक्टर्स कौन से हो जाते हैं, तो एक है एयरलाइन सेक्टर, एक है एयरपोर्ट सेक्टर, और एक है लो कॉस्ट कैरियर की ग्रोथ, ठीक है। कौन कौन से, एक आता है एयरलाइन सेक्टर, ठीक है, एयरलाइंस, फिर आता है एयरपोर्ट, ये तेजी से ग्रो करते हुए क्षेत्र है, और फिर आता है लो कॉस्ट कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कंटिन्यूसली बात होती है, जिनको कंटिन्यूसली ग्रो कराए जाने की बात होती है, बिकॉज ऑफ कि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के की पिलर्स माने जाते हैं। क्या रोडवेज रेलवेज पर बात नहीं होती, बिल्कुल होती है, बट याद रखिएगा कि हमारे यहाँ का जो अभी यूथ है, या फिर यूं कहा जाए कि हमारे यहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसके लिए जो एयरलाइन का खर्च है ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसको किस प्रकार से ओवरकम किया जाए इसके लेकर बातचीत है। अब जरा देखना कि इसी को लेकर हमने एक स्कीम भी लगाई थी, एक स्कीम भी चलाई थी बाय द नेम ऑफ उड़ान स्कीम। ये उड़ान स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में याद रखो कि असल में इसका जो एक्सपेंशन है, यानी कि हम जो इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें रेगुलरली अपडेट किया जाता है। DGCA समय समय पर नए कार्स लाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्स, तो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स लाती है, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर्स AICs लाती है, और साथ में अदर नोटिफिकेशन लाती है। DGCA का ये कहना है कि भाई हम तो इनको रेगुलर बेसिस पर लाते हैं,
बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है और इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली जो एजेंसीज हैं उनमें रेडीनेस की कमी रहती है और ये लास्ट मिनट पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। और ये लास्ट मिनट पर इम्प्लीमेंटेशन है ये एक मेजर प्रॉब्लम बनता है अदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, यानी कि एक मेजर कारण बनता है अदर प्रॉब्लम्स का। अब यहां पर याद रखना, लास्ट मिनट इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस के और साथ में बिना टेस्टिंग के कई और समस्याएं पैदा होती हैं और इसको लेकर डीजीसीए अभी चर्चा में है। डीजीसीए का मैं फिर से मतलब बताता हूं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज वार्न्ड दैट लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस अमंग एयरलाइन operators in complying with guidelines issued by the regulator from time to time poses potential risk to aviation safety। क्या मतलब है इसका? यानी कि डीजीसीए ने यहां पर एविएशन स्टेक होल्डर्स को चेतावनी दी है कि वे एविएशन रेगुलेशन को बिना किसी डिले के लागू करें। डीजीसीए के अकॉर्डिंगली कई एयरलाइंस ऑपरेटर्स में जो साइट लेवल प्रिपेयर्डनेस है इसकी बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी कि कार सीए जो मैंने अभी बताया हाईलाइट जिसको मैंने कर दिया है, और एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर्स यानी कि एआईसी, इन दोनों में और साथ में अदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, और सॉरी संस्थाएं नहीं रेगुलेशन शामिल हैं, और साथ में अनडायरेक्टरीज का समय पर इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा कठिन होता है। यहां पर डीजीसीए ने स्पष्ट किया है, ठीक है, डीजीसीए यहां पर स्पष्ट कर रहा है कि भाई नॉन कंप्लायंस से जो एविएशन सेफ्टी है इसको गंभीर रिस्क हो सकता है और जो यात्रियों को इनकन्वीनियंस हो रहा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को एडवांस प्लानिंग, रिसोर्स अवेलेबिलिटी और फंक्शनलिटी ट्रायल्स, ड्राई रन समय से पहले पूरे करने का निर्देश है। यानी कि भाई हम जो आपको काम देते हैं आप उसमें डिले मत करो, कोई जरूरत नहीं है लास्ट मिनट इंप्लीमेंटेशन की। हमने जब इंप्लीमेंटेशन के लिए बोला है आप जब इंप्लीमेंटेशन कर दें, दैट मींस डीजीसीए अपना काम कर रहा है, बट ये जो संस्थाएं हैं डीजीसीए के अकॉर्डिंगली ये संस्थाएं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो आप ये जो हम बता रहे हैं इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए ताकि जो यात्रियों की दुविधा है, जो सुविधा है, इसका जो दुविधा है इसको दूर किया जा सके और जो सुविधा है इसका ध्यान रखा जा सके। बात समझ में आया? ये इतनी सी बात इसमें है। और ये याद रखो कि भाई ये एविएशन के बारे में जब इतनी बात हो रही है, डीजीसीए चर्चा में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली कहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना कि असल में ये गवर्नेंस का चैप्टर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में आप इसको पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 की यदि आप बात करोगे, जस्ट अ सेकेंड, यदि आप बात करते हो, कहां गया, यदि आप बात करते हैं गवर्नेंस की तो जीएस पेपर 2 में इसका यूज होता है, एज वेल एज यदि आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वहां पर भी इसका यूज होता है, एज वेल एज यदि आप देखोगे तो ये क्या सिक्योरिटी के सिनेरियो में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपसे ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसे के सिनेरियो में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। बात समझ में आई? तो इन 3 सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है। चलिए विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो एक एडिटोरियल है वो एक ऐसे पर्सन ने लिखा है जिनको मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनली नॉलेजेबल मानता हूं। मैंने पहले ही बताया है कि भाई मेरा किसी प्रकार का धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, संप्रदाय नहीं है और ना ही इनसे मेरा कुछ लेना देना है। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं और मैं पढ़ाऊंगा। बट हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, तो उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करना ये उचित होगा, बिकॉज ऑफ कि जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि लिखा हुआ है मिस्टर शशि थरूर ने, है ना, जो कि हमारे कांग्रेस के मेंबर हैं, बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये एमपी हैं। और यदि आप देखें तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी आरएनडी की है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरएनडी पर ही ये टॉपिक है, ठीक है, यानी कि बहुत आरएनडी कर ये टॉपिक लिखा गया है, ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात कि इस पूरे एडिटोरियल का टॉपिक भी है आरएनडी, यानी कि इंडियन रिसर्च डेफिसिट, या फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करते हैं इसके बारे में बातचीत की गई है। सबसे पहले याद रखिएगा कि वैसे तो मैं बोलता हूं कि भाई जितने भी जो पॉलिटिकल पर्सन हैं यदि कोई एडिटोरियल लिख रहे हैं, आपने सुनी भी होगी ये बात, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट हाँ, जब तक इंपॉर्टेंट, मैंने वहां पर ये भी बात रिपीट की थी कि जब तक इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक
वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। बेसिकली मुझे शुरुआत में लगा कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, इट्स अ कोर यूपीएससी कंटेंट। ठीक है, और किसके सिनेरियो में, तो जब आप ऐसे के सिनेरियो की बात करेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि ये कोर यूपीएससी कंटेंट के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली ये जो पूरा पूरा चैप्टर है, ये हमारे लिए, सॉरी एडिटोरियल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 एज वेल एज जीएस पेपर 3 कहां पर क्या आप पढ़ेंगे, तो जीएस पेपर 2 में आप पढ़ते हो रोल ऑफ स्टेट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। कहां पर, जीएस पेपर 2 में रोल ऑफ स्टेट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसके सिनेरियो में आप ये बात याद रखिएगा। आफ्टर दैट जीएस पेपर 3 की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जीएस पेपर 3 में, बट ऑब्वियसली बात है कि जब आप साइंस एंड टेक की बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो उसके सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, साथ में सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन एनर्जी, ब्रेन ड्रेन और साथ में ब्रेन गेन, इन सभी की बातचीत करेंगे। एज वेल एज ये जो पूरा पूरा आर्टिकल है इसको आप ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल ये एडिटोरियल है। और ये मल्टी डायमेंशनल एडिटोरियल क्या बोलता है, तो एक एक करके जरा हम इसको समझें। इंडिया स्टैंड एट अ पिवटल movement in its economic and technological trajectory with its vast human capital and a rapidly expanding economy. It harbors ambitions of becoming a global power. चलो देखना, इसका मतलब है कि भाई इंडिया के पास इतनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है अनऑफिशियली। ऑफिशियली यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड में ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में काउंट की जाती है। तो इतनी आप सोचो कि किसी देश की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, यहां पर मैं इसका कोर बता रहा हूं, जीस्ट बता रहा हूं सबसे पहले कि 1.5 बिलियन के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन ये अकर कर रही है। और इतनी पॉपुलेशन में अब जरा सोचिएगा कि कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, और साथ में इनका जो माइंड है ये कितना ज्यादा सोच सकता है। यानी कि इसमें से 1.5 बिलियन में से कितने पर्सन ऐसे होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज यदि मिले तो ये कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर। मैं आपको एक सही बात बताता हूं कि एक्चुअली में आप देखोगे भाई, जब आप पीआईओ के बारे में पढ़ते हो और साथ में जब आप ओसीआई के बारे में पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर आप देखते हो कि भाई विदेशों में कई, यानी कि कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा नंबर में इंडियंस हैं। जैसे एक कंट्री का यदि मैं नाम लेता हूं, देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक, इस एडिटोरियल को मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। एक कंट्री का यदि मैं नाम लेता हूं केन्या, एक कंट्री का यदि मैं नाम लेता हूं ऑस्ट्रेलिया, एक कंट्री का नाम लेता हूं जापान। केन्या की यदि हम बात करेंगे तो केन्या में याद रखिएगा जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसा लगेगा आपको कि आप गुजरात में आ गए हैं, बिकॉज ऑफ कि केन्या में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गुजरातीज। हमारे यहाँ के लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपनी पूरी पूरी जो जरूरत है वो पूरी करते हैं। साथ में एज वेल एज यदि आप जापान में देखेंगे तो जापान में आपको साउथ इंडिया के जो पर्सन हैं ये ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पंजाब हरियाणा के जो पर्सन हैं ये ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग नेशन में आपको जो इंडियंस की पॉपुलेशन है ये कई स्थानों पर इतनी अच्छी दिखाई देती है, इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि आपको लगता है कि आप इंडिया में के किसी स्टेट में घूम रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई ये जाते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ कि इंडिया में इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जितनी एक्चुअली में जिसके लायक ये हैं, जिसके लिए कैपेबल अपने आप को मानते हैं, वो अपॉर्चुनिटी इनको इंडिया में नहीं मिल पा रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर जब ये विदेश जाएंगे तो विदेश इन पर खर्च भी करेगा, बात समझे। तो ये तो बात हुई कि एक्चुअली में आजकल इंडिया के लोग इंडिया को ही छोड़कर, और खासकर 2005 के बाद से यदि आप देखें तो कंटिन्यूसली ये जो डेटा है ये इंक्रीज हो रहा है कि इंडिया के लोग इंडिया को ही छोड़कर अदर नेशन में वर्क करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और बाद में इंडिया उन्हीं को इनवाइट कर रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ भी ये काम कर दीजिए। ये समस्या क्यों खड़ी हो रही है। और साथ में दूसरी बात है कि भाई आप जरा सोचिए
कि नए नए जो इनोवेशन हमारे पास हो रहे हैं। एक तो मैंने 5 बिलियन पॉपुलेशन की बात की कि हमारा यूथ बाहर क्यों जा रहा है, इसका रीजन भी इसी में है। दूसरी बात है कि एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो जितने भी प्रकार के इनोवेशन हो रहे हैं, जरा आप वर्ल्ड लेवल पर देखिएगा, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई यदि इसरो को हम छोड़ दें, कुछ संस्थाएं हैं जो कि एक्चुअली में वर्क कर रही हैं, बट ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, और जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, क्या ये एक्चुअली में उतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ, याद रखिएगा कि असल में हम अपने जो R&D सब्जेक्ट है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इस पर हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, इस पर हम ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। शॉकिंग डेटा यदि मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि इंडिया में जो टोटल जीडीपी है, इसका अप्रोक्सीमेटली 0.67% के आसपास है ना, 0.67% के आसपास हम R&D में खर्च करते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है कि एक्चुअली में कवरिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हैज कंसिस्टेंटली hovered between 0.6 and 0.7% of GDP in recent year and is slipping as GDP grows, यानी कि 0.6% से लेकर 0.7% टोटल जीडीपी का हम R&D में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कम है। कई लोगों को ये लग सकता है सर जो जीडीपी है ये तो करोड़ों में होती है, तो उसका 0.7% बहुत है। बट याद रखिएगा कि इंडिया वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन में यदि हम देखें तो फिलहाल में अभी नंबर 1 पर आती है। और यहां के लोगों पर 0.7% खर्च करना टोटल जीडीपी का, ये बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वर्ल्ड में कई ऐसे नेशन भी हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं, यूएसए अपनी टोटल जीडीपी का आई थिंक 3% के आसपास खर्च करता है। वर्ल्ड में ऐसे भी कई नेशन हैं जो कि अपनी टोटल जीडीपी का 5% खर्च करते हैं किस पर? R&D पर, कि भाई ये 5% जीडीपी का आप रखिए और आप R&D का काम करिए। क्यों भाई? क्योंकि अभी यदि आप देखोगे तो वर्ल्ड में एक दौड़ लगी हुई है कि भाई कौन किसका R&D सब्जेक्ट कितना अच्छा होता है, कौन कितने अच्छे से चीजों को समझ पाता है और नई नई चीजें खोज पाता है। बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड में जो बढ़ता हुआ अदर नेशन का, किसी का नाम नहीं लेना है, बट हाँ अदर नेशन का जो डोमिनेंस है, उसके बीच में अपना जो महत्व है इसको बनाए रखना। तो यहां पर यह कहा गया है कि भाई जो भारत है, ये अपने R&D सेक्टर को कंटिन्यूसली कम करता है और R&D सेक्टर पर बहुत कम खर्च करता है। बात समझिए, अ ग्रैंड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट, ये इसका टाइटल है। बात समझिए, इसका क्या मतलब होता है? इसमें भारत के पास लार्ज ह्यूमन कैपिटल है और साथ में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसके बावजूद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में कमी है। ऐसा क्या होता है भाई? शॉकिंगली वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास है, ये बहुत बड़ा डेटा है। 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास होने के बावजूद भी लेस देन 3% ग्लोबल रिसर्च आउटपुट आते हैं हमारे यहां से, लेस देन। ये लिखा हुआ है कि द स्केल ऑफ इंडियन R&D डेफिसिट इज बेस्ट एलिस्ट, जो भी लिखा था वहां पर, बाय अ फ्यू स्टार्क मेंबर्स डेस्पाइट हैविंग 17.5% वर्ल्ड ब्रेन्स, यानी कि इतने हमारे पास वर्ल्ड ब्रेन है बिकॉज ऑफ कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, और उसमें से मात्र ओनली एंड ओनली लेस देन 3% रिसर्च आउटपुट देते हैं। जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक्चुअली में कोर R&D करते हैं, भारत में बहुत लंबे समय से ये स्टेगनेंट है। दैट मीन 0.6 से 0.7% के बीच में जीडीपी का। चाइना का यदि आप देखोगे, जिससे हम एक प्रकार से बोलते हैं कि भाई हम यदि कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना का यदि आप देखोगे तो ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, ये देखो चाइना का है 2.4% के आसपास। इसी में जो इजराइल है, इजराइल का सबसे ज्यादा है 5.4% के आसपास। आपने सुना होगा कि हम इजराइल के साथ बहुत ज्यादा ट्रीटी करते हैं। इजराइल का नाम वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के सिनेरियो में बहुत बार लिया जाता है। वाई? क्योंकि याद रखो कि ये अपनी टोटल जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज R&D में खर्च करता है, और जब कोई भी नेशन अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज R&D में खर्च करता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो इंफ्रा है, R&D का मतलब कई लोग गलत समझ लेते हैं कि भाई जाओ और साइंस एंड टेक में आप इन्वॉल्वमेंट बता दो। नहीं, R&D का मतलब कई होते हैं।
यानी कि कई होते हैं टेक्निकल, कई होते हैं टेक्टिकल्स, और कई होते हैं यहां पर अध्ययन से रिलेटेड। मल्टीपल डायमेंशन इसके हैं, और उन मल्टीपल डायमेंशंस को यदि हम ध्यान में रखें तो हम उन सभी डायमेंशंस के लिए इतना खर्च कर रहे हैं 0.6 टू 0.7%, और यहीं पर जो इजराइल है ये सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है 5.4%, यूएसए कर रहा है 3.5 के आसपास, और नियरली 2.4 कर रहा है चाइना। जो प्राइवेट सेक्टर आर&डी पार्टिसिपेशन है ये भारत में बहुत ज्यादा कमजोर है, और टोटल मिलाकर यदि देखा जाए तो आर&डी फंडिंग में जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये कुल मिलाकर लगभग 63.6% का योगदान देती है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये 36.4% तक सीमित है। इसके अलावा यदि आप देखोगे एकेडमिया इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट है हमारे यहाँ, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेस हैं ये हैं, अनप्रेडिक्टेबल फंडिंग्स हैं, और साथ में ब्रेन ड्रेन जैसी कई समस्याएं हैं जो कि इनोवेशन इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा वीक बना देती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर बना देती हैं। ये मल्टीपल चैलेंजेस हमारे यहाँ हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आर&डी करना चाहे कि भाई मैं पीएचडी कर रहा हूं और पीएचडी के कंटेक्स्ट में मैं एक सब्जेक्ट पर आर&डी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि भाई फंड की कमी हो जाती है, गवर्नमेंट फंड ही रेज नहीं करती, और यदि फंड रेज कर भी दी गवर्नमेंट ने तो वो हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये भी कमी होती है। दैट मीन्स हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तो करप्शन भी है। थोड़ा बहुत ही वर्ड में यूज कर रहा हूं, नहीं तो आप जानते हैं कि कितना एक्सट्रीम लेवल पर ये करप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर इसका जो इम्पैक्ट है ये हमारे इनोवेशन इकोसिस्टम पर पड़ रहा है, जो कि एक दयनीय स्थिति को पर लाकर हमको खड़ा कर सकता है। यहां पर ये तर्क है कि भाई जो विकसित भारत का लक्ष्य है हमारे पास क्या है कि भाई हम 2047 तक, ठीक है, 2047 तक भारत को विकसित भारत में चेंज कर देंगे। विकसित भारत का ये जो टारगेट हम बनाकर घूम रहे हैं, या फिर हमने जो टारगेट रखा है, ये भारत को आर&डी स्पेंडिंग टू एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना होगा। यहाँ पर जब ही भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा, 2047 में अपना टारगेट पूरा कर सकेगा, जब हम टोटल जीडीपी का लगभग 2% तो आर&डी में खर्च करें। स्ट्रेटेजिक मिशन जैसे कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल्स, और साथ में ग्रीन एनर्जी, इन पर हमको फोकस करना होगा। और यूनिवर्सिटीज को ना केवल टीचिंग इंस्टीट्यूट समझकर बल्कि रिसर्च हब्स में भी हमको इसको चेंज करना होगा। बात समझिए, जो इंडिया ग्लोबल पेटेंट फिलिंग की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें 2023 में यदि आप देखोगे तो जो भारत है ये 6 नंबर पर था। द सेकेंड डिस्मेइंग फीचर इज वन वी हैड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इन द सेकेंड टेन्योर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अ प्रेसिडेंट academia industry disconnect the subject of report N.R. Narayana Murthy wrote for us more than a decade ago that is sadly gathering dust। ठीक है, ये लाइन मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है, बात समझ में आई। और यदि मान लीजिए what then is the path forward, the goal of building comprehensive tech and economic muscle worthy of the विकसित भारत इज नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन। यानी कि स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है कि भाई आप जल्दी से दौड़कर इसको पा लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको छोटे छोटे प्रयास डेली करने होंगे। टू अचीव इट, इंडिया मस्ट इंजीनियर अ फंडामेंटल शिफ्ट in its approach. The most immediate and critical step is to raise the R&D expenditure to GDP ratio to at least 2% within the next 5 or 7 year। 5 और 7 साल में हमको ये 2% के आसपास लाना होगा। This requires a massive public spending commitment, couples and substantial tax incentives and grants to encourage the private sector to ramp up its contribution to at least 50%। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अभी वर्तमान में ये 36% के आसपास आता है। 50% of the total R&D expend। The launch of the 1 lakh crore research development and innovation fund by the government is a step is the right direction, provided it is disbursed efficiently and targeted towards
फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हमको इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। किन किन सेक्टर्स के लिए हमको ये जो फंड है ये बढ़ाना चाहिए और किन किन पर ध्यान देना चाहिए? तो हाई वैल्यू डोमेन्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल्स एंड ग्रीन एनर्जी, ये वो सेक्टर हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए और इन पर हमारा जो R&D एक्सपेंडिचर है ये बढ़ाया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी और रिसर्च के विषय में ये क्या कहते हैं? तो एंड देयर इज नो एक्सकेपिंग इंडिया ऑब्लिगेशंस टू रिफॉर्म हायर एजुकेशन, यानी कि जो हायर एजुकेशन है इसको हमको रिवॉल्यूशनरी तरीके से, ठीक है, ये चेंज करने की आवश्यकता है। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई के अलावा और भी कई एक्टिविटीज होनी चाहिए। यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए जिनके तहत युवाओं को, जिनके तहत जो यंगस्टर्स हैं इनको जागरूक किया जा सकता है और इनका जो टिल्ट है या फिर इनका जो इंटरेस्ट है ये बढ़ाया जा सकता है R&D की ओर, कि भाई आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप AI, इन सभी के विषय में, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी के विषय में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, R&D करें इसके बारे में, ताकि भारत भी वर्ल्ड लेवल पर अपनी जो छाप है ये बना सके। बात समझ में आई? अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर एक और न्यूज है जिसमें बताया गया है द लॉस्ट मैसेज के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉस्ट मैसेज? देखो भाई, ये है हमारा आर्टिकल, देखिएगा। अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि 25 ऑफ दिसंबर गया है और 25 ऑफ दिसंबर को हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये गए थे एक चर्च में और उसके बाद से आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर बहुत से मीम्स वायरल हो रहे हैं, बहुत सी इमेजेस, बहुत से वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें क्रिसमस को लेकर और साथ में क्रिश्चियनिटी जो समुदाय है इसको लेकर ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये टॉक्सिसिटी एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये तो कन्वर्ट कराते हैं, धर्म जबरदस्ती स्वीकार कराते हैं या फिर अपने धर्म का जबरदस्ती प्रचार प्रसार करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मैंने कई लोगों के मुंह से ये भी सुना है, मतलब कि यहाँ पर फिजिकली अट्रैक्शन से नहीं, मैंने कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो वीडियोस में कि भाई एक बोरी चावल है ना, कुछ पैसे में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये मैनिपुलेट करके या फिर जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। जो 25 ऑफ दिसंबर को क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं, यानी कि कुल मिलाकर क्रिश्चियनिटी समुदाय जो मिशनरीज हैं वो ऐसा काम करती हैं, ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। बात समझे? तो यहां पर याद रखिएगा कि असल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्तमान कंडीशन से कनेक्ट करते हुए यहां पर डिस्कस किया गया है। कि आप याद रखें कि असल में अब ये नरेंद्र मोदी सर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पार्टिसिपेशन इन अ क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस ऑन December 25 at the Catholic Church of the Redemption in the national capital was once that was noticed globally। ठीक है, यानी कि इसको ग्लोबली नोटिस किया गया। अब जरा देखना कि मिस्टर मोदी हैज होस्टेड और विजिटेड Christian leaders or institution during festival, but taking part in a complete worship service at the church was a first for him। पहली बार ऐसा हुआ जब ये चर्च गए और उन्होंने एक कंप्लीट वर्शिप अपनाई। यहाँ पर मिस्टर मोदी also share greetings and good wishes for peace, compassion and harmony on his social media account, invoking and teaching of Jesus Christ। ठीक है, यानी कि उनकी जो शिक्षाएं हैं इनके बारे में भी एक प्रकार से पब्लिक पोस्ट किया और बताया। अब यहां पर देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो आपको दिख रहा है कि भाई क्रिसमस के पास से ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं ये वायरल हो रहे हैं, इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल नंबर 28 और 29 है ये माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट देता है। साथ में याद रखिएगा कि असल में यहीं पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 25 को यदि आप देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि भाई किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता ये अल्पसंख्यकों, ये माइनॉरिटी से संबंधित है और ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम से ये कनेक्टेड है। याद रखिएगा कि इस आर्टिकल की एक हिडन यदि
स्प्रिट की मैं बात करूं तो यहां पर यह बताया गया है कि यदि मान लीजिए ये जो वायरल हो रही है न्यूज़ेस, इनमें थोड़ी सच्चाई है तो ये आर्टिकल नंबर 25 का वॉयलेशन है। बिकॉज ऑफ कि आर्टिकल नंबर 25 आपसे बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, बट ये स्वैच्छिक होनी चाहिए। ये मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इसके लिए मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है, और यदि ये फोर्स कर रहा है दैट मीन्स कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये वॉयलेशन है आर्टिकल नंबर 25 का। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो 28 और 29 ये हमको स्वतंत्रता देते हैं कि माइनॉरिटीज की हम रक्षा करें, और माइनॉरिटीज को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेष राइट दे दिए हैं। बात यहां पर ये आती है कि भाई माइनॉरिटीज होते क्या हैं एक्चुअली में। तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में माइनॉरिटीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जंप करना होगा पीछे की ओर, यानी कि मैं थोड़ा सा बेस बता देता हूं ताकि आपको ये पूरी पूरी बात क्लियर रहे। आर्टिकल बहुत छोटा है, जो आत्मा है मेरे अकॉर्डिंगली जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, यानी कि कुल मिलाकर जब भारत को आजादी मिली, तो एक्चुअली में हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है वो होती क्या है, जरा इसके बारे में आप बातचीत करो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। देखिए इसके लिए हम चलते हैं 1947 में। बात की जाए 1947 की तो इस टाइम एक बना पाकिस्तान और एक बना क्या, इंडिया। अब जरा देखना कि माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और यहीं पर मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा इंटरेस्टिंग। इस सेक्शन को आप पूरा पूरा देखिएगा, बात समझे। तो जरा समझना कि इंडिया में कौन ज्यादा थे, यानी कि ये यहां पर आप देखोगे मुस्लिम बहुल राष्ट्र था, ये मुस्लिमों के लिए ही बनाया गया था, जिन्ना की यही जो मांग थी ये थी। और यहां पर हिंदू है ना, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब क्या है, माइनॉरिटी। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो भाई इंडिया की यदि आप बात करेंगे तो यहां पर जो हिंदू हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी रह रहे हैं, मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, है ना, ये सब क्या है, बुद्धिस्ट, ये सब क्या है, ये है माइनॉरिटी। तो हमारे यहाँ इन सभी को माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है और पाकिस्तान में इनको माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। इन्हीं माइनॉरिटी के लिए लाया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। बात समझ में आई, जिसको लेकर कुछ मूर्खों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने इस कैब 2019 को, कैब 2019 का असली मतलब क्या होता है इसके बारे में जाना ही नहीं था। ठीक, बात समझ में आई। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो कैब 2019 था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019, ये इन माइनॉरिटीज की बात कर रहा था, और ये इसमें किसी भी प्रकार से सिटीजनशिप लेने की बात नहीं की गई थी। खैर ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमारे यहाँ ये माइनॉरिटीज हैं, और इनके लिए बना है क्या, आर्टिकल नंबर 28 एज वेल एज 29, और साथ में बनाया गया है 25। ये माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि भारत में आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बात समझे। कल यदि मैं चाहूं कि भाई मुझे सिख धर्म बहुत अच्छा लगता है और मैं सिखिज्म को फॉलो करने लगूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा, इवन मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं होगी। और यदि लोग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो गवर्नमेंट मुझसे ये पूछेगी कि भाई आप बताइए कि आपने स्वेच्छा से ये धर्म अपनाया है या फिर आपको फोर्स किया गया है इस धर्म को अपनाने के लिए। तो मैं बोलूंगा मैंने स्वेच्छा से अपनाया, दैट्स इट, बात खत्म। ये मेरा पर्सनल राइट है, इट्स माय फंडामेंटल राइट। यहां पर कोई मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकता है। बात समझ में आया। तो यहां पर वही बात कही गई है कि भाई ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ कि भारत में जो आइडियोलॉजी चली आ रही है कि भाई कोई भी अपने अकॉर्डिंगली अपना धर्म चेंज कर सकता है, जो भी उसको उपासना की स्वतंत्रता दी गई है उसको अपना सकता है। बात समझ में आई। तो यहां पर याद रखिएगा कि द आरएसएस मिस्टर मोदी आइडियोलॉजी क्रेडल हैज लॉन्ग कंसीडर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एज फॉरेन टू इंडिया। बात समझे, यानी कि एक क्रिटिकल बात भी यहां पर आती है। अब जरा देखो, एक्चुअली फ्रॉम आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा एंड अदर प्लेसेस रिपोर्टेड केस इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्शिप एंड फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट चर्च लीडर्स, स्प्रोइस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन,
ठीक है, यानी कि इनके ऊपर कन्वर्जन के चार्जेस भी लगे हैं, विच एनी वे इज अ मैटर ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है इनको, इसके अगेंस्ट में जाने की ये बात है। बात समझे? तो इसके बारे में बातचीत की गई है, जरा एक बात देखिएगा। ठीक, तो इसके बारे में पूरी पूरी बातचीत की गई है यहां पर। अब आफ्टर दैट, इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आर्टिकल की। अब जरा देखना यहां पर, ईरान एंड इंडिया, ईरान एंड इंडिया यहां पर रिलेशन निकल के आएगा। लिंक्ड सिविलाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, लिंक्ड सिविलाइजेशन अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या बताता है? तो इस एडिटोरियल में यदि आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कैसा? जीएस पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3। कैसे भाई? अब यहां पर सिविलाइजेशन की बात आई है, दैट मीन्स कि यहां पर हिस्ट्री एंड कल्चर की बात भी आएगी। तो जीएस पेपर 1 में जब आप हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर। आफ्टर ऑल जीएस पेपर 2 में जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि आईआर के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली ये इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया? इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, और इन्हीं तीनों को हमको आगे बढ़ना है। देखिएगा भाई, कुल मिलाकर यदि अभी हम डिस्कस करें तो एंशियंट पीरियड में जो आर्यन माइग्रेशन हुआ था, आर्यन माइग्रेशन से भी पहले थोड़ा चले जाओ कि एंशियंट पीरियड में जो आर्यन माइग्रेशन से पहले भी, या फिर अराइवल ऑफ आर्यन से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साथ में जो ईरानियन प्लेट्यू था, इसके जो लोग थे, इसमें भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि एक्चुअली में एशिया और साथ में वर्ल्ड 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 ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि एशिया एज वेल एज एशिया एंड जो एशिया भी नहीं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साथ में ईरान का जो सिविल एंड जो हिस्ट्री और साथ में जो कल्चर है, ये काफी ज्यादा मेल खाता है। हिस्ट्री की बात ना भी करें तो जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं ये काफी ज्यादा मेल खाती हैं इन दोनों की, यानी कि इनमें बहुत सारी सांस्कृतिक समानताएं हैं। जैसे कि एक समानता यदि मैं आपको बताऊं तो सांस्कृतिक और वेस्टर्न, ये दो भाषाएं हैं, इनमें समान शब्दावली आपको मिलेगी। मेडिवल टाइम की यदि बात करेंगे तो पर्शियन लैंग्वेज भारत में कोर्ट लैंग्वेज रही थी इस समय, और इंडो पर्शियन कल्चर और साथ में शब्द ए हिंदी, शब्द ए हिंदी, है ना, ये साहित्यिक शैली का भाग रहे थे। बात समझिए, यानी कि कुल मिलाकर जो, और साथ में मिर्जा अब्दुल कादिर बादरी, ये सब जो सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध कवि हमारे यहाँ थे। बात समझिए। अब मॉडर्न पीरियड की यदि आप बात करोगे तो जो यूएस सैंक्शन लगा रहा है ईरान पर, इसके बावजूद भारत में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये बनी हुई है। चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान का है और साथ में सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए ये विकसित किया जा रहा है। ये सब बताते हैं कि एक्चुअली में ये सब हमको बताते हैं इंडिया ईरान पार्टनरशिप के बारे में, इंडिया ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। रिलेशन बिटवीन ईरान एंड इंडिया ट्रांजिट द बाउंड्री ऑफ, जस्ट अ सेकंड, boundaries of conventional diplomacy. They represent on an ongoing dialogue between two ancient civilization, है ना, जैसा अभी मैंने बताया कि ये दो पुराने सिविलाइजेशन हैं that emerge from a shared cultural warmth at the dawn of human history long before the Aryan tribe divided, one settling on the Iranian plateau and the other in a fertile plain on the इंडस एंड गंगा, यानी कि ये इंडिया का है और साथ में ईरानियन प्लेट्यू, यानी कि वो ईरान का है। दे स्पोक रिलेटेड लैंग्वेजेस, वर्शिप थ्रू सिमिलर मिथ्स एंड हेल्ड अ कॉमन वर्ल्ड व्यू। बात समझिए, यानी कि द प्रोफाउंड रिम्बलेंस बिटवीन द अवेस्टा एंड ऋग्वेद
स्टैंड एज क्लियर टेस्टिमनी टू दिस शेयर्ड ओरिजिन, यानी कि संस्कृत और अवेस्टा के बीच में संबंध की बात की गई है। थ्रू centuries of political changes, this civilizational affinity has nurtured a deep reservoir of trust and culture, यानी कि इसने समय के साथ बहुत ज़्यादा जो कल्चर अंडरस्टैंडिंग थी वो डेवलप की, और साथ में डीप स्वेच्छा इन्होंने डेवलप की। इसको लेकर ईरान और साथ में इंडिया की जो कंडीशन है इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो याद रखना कि इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया ईरान रिलेशन को केवल और केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशनल टाइज के रूप में प्रस्तुत करता है ये एडिटोरियल। यहां पर आप देखोगे कि इंडिया और ईरान की जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी जड़ें ऋग्वेद और साथ में अविष्टा से बताई गई हैं। अविष्टा बेसिकली ईरान का, हमारे यहाँ जैसे ऋग्वेदास है वैसे ही ईरान में अविष्टा है। ठीक है, इसका जो साझा कल्चर ओरिजिन है इसको दर्शाते हैं। आधुनिक समय में ये जो रिश्ता है यानी कि ये जो पार्टनरशिप है ये एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रीजनल स्टेबिलिटी और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में और ज्यादा मजबूत हो रही है। ईरान के पास वर्ल्ड की विशालतम ऑयल एंड गैसेस रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट और साथ में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है INSTC इसको कहते हैं, भारत को रशिया और साथ में सेंट्रल एशिया से जोड़ने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिलता है। यहाँ पर INSTC यानी कि इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये स्वेज कैनाल रूट की तुलना में 40% शॉर्टर और 30% मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर सिक्योरिटी कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, IT, नैनो टेक्नोलॉजीज और साथ में मेडिकल साइंसेज जैसे क्षेत्रों में भविष्य की दिशा दिख रही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, बियॉन्ड कॉमर्स, ईरान एंड इंडिया शेयर म्यूचुअल कंसर्न रिगार्डिंग रीजनल सिक्योरिटी, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन वेस्ट एंड साउथ एशिया threaten both nations, making intelligence cooperation a discrete yet essential foundation of bilateral ties. Challenge remains historically third-party pressure have influenced the trajectory of relations, yet India has often navigated these complexities by प्रेजेंटिंग। ओके ठीक, इसके आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। द फ्यूचर डिमांड डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑयल ट्रेड कॉपरेशन इन knowledge based industries, information technology, where India holds significant comparative advantages, and in nanotechnology and the medical science field, in which Iran has made remarkable progress, can open new horizon of economic partnership. Such collaboration can transform the relationship from transactional to innovation driven बेनिफिट्स बोथ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि हम दोनों मिलकर इन सभी मुद्दों पर काम कर रहे हैं और आगे इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ये हमको देखने के लिए मिलेंगे। आफ्टर ऑल, आज की एक अंतिम न्यूज जिसमें यह बताया गया है कि भाई यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं बाय द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, इनसे मिलने गए थे कौन? यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष बाय द नेम ऑफ जेलेंस्की। ठीक है, इनकी ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बारे में कुछ फ्रूटफुल कन्वर्जेशन यदि रिजल्ट निकलता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात समझिए। चलिए, ये सेशन यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर अपना लाइक और कमेंट और साथ में शेयर छोड़ कर जाएं ताकि हमें मालूम चल सके कि ये सेशन आपके लिए वाकई में यूजफुल हो रहा है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।